प्यारे बच्चों और बुद्धिजीवियों, आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर अपन फिजिक्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट YouTube सेशन है वो फिजिक्स की इंट्रो क्लास के ऊपर आधारित होगा, जहां अपन कुछ 5 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो फिजिक्स की हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये 5 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। 5 पॉइंटों में पहला पॉइंट है फिजिक्स वर्ड से संबंधित, यानी इस वर्ड के बारे में हमें जानना है कि ये वर्ड है कौन सी भाषा से आया है, इसकी उत्पत्ति कौन सी पेरेंट लैंग्वेज से हुई है। इसके बाद हमारा दूसरा आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, गॉड फादर ऑफ फिजिक्स। गॉड फादर ऑफ फिजिक्स से तात्पर्य है कि अपन जानेंगे कि फिजिक्स की विकास और इसकी वृद्धि में कौन से वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिनको अपन फिजिक्स के जनक या गॉड फादर कह सकते हैं। इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स से तात्पर्य है कि अपन फिजिक्स सब्जेक्ट को किन मेन 2 ब्रांचों में या किन मेन 3 ब्रांचों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उन ब्रांचों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्थ पॉइंट आता है आपका यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म क्या है और भौतिक विज्ञान में इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके अपन कोई भी भौतिकीय गणितीय समस्या को किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। 5वां पॉइंट होगा वो आपके 12th स्टैंडर्ड के आधार पे होगा, जिसमें आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है बोर्ड एग्जाम में, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट फिजिक्स के बारे में। इस फिजिक्स वर्ड के बारे में देखें तो इस सब वर्ड की उत्पत्ति है वो आपके एक ग्रीक वर्ड है जो लगभग 15वीं शताब्दी का एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, इससे हुई है। इसका जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो आपको ये वाला वर्ड प्राप्त होगा जिसको आप फिजिकी बोलते हो। फिजिकी का अगर हिंदी में रूपांतरण देखें तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है नेचर या प्रकृति। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रकृति के ज्ञान को ही क्या फिजिक्स, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान संकलित है, इज कॉल्ड फिजिक्स। अर्थात आपको जो ये पेड़ पौधे, वस्तुओं का ऊपर गिरना नीचे गिरना, विस्फोट होना, आपके सर पर चलने वाला पंखा, कूलर, आपके हाथ में रखा मोबाइल का स्क्रीन, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये फिजिक्स के अनुप्रयोग या उदाहरण है। फिजिक्स के बारे में अगर इसके मूलभूत नियमों की बात करें कि ये सब्जेक्ट मूलभूत या मूल रूप से किन किन नियमों का पालन करता है, तो इसके 2 बेसिक नियम है। एक तो ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करेगा, यानी प्रकृति के जो मूलभूत नियम है वो वाले सारे कंसेप्ट हमारे इस सब्जेक्ट में इंक्लूड होंगे। इसी के साथ जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ है, फिजिकल वर्ल्ड के लॉ, वो भी आपके कौन से सब्जेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे? इसी सब्जेक्ट में। फिजिकल वर्ल्ड का तात्पर्य है भौगोलिक संसार। जैसे पत्थर है, पत्थर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, वो नीचे क्यों गिर रहा है, इसकी व्याख्या हमें कहां मिलेगी? इस फिजिक्स में। बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, वर्षा हो रही है, इन सभी की व्याख्या हमें कहां मिलेगी? इस फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो आपने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया होगा कि ये वर्ड कहां से आया है फिजिक्स। तो हमने देखा कि ये फिजिक्स वर्ड है एक ग्रीक वर्ड जो लगभग 15वीं शताब्दी का है, उससे डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है फिजिकी। फिजिकी का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति से, और नेचर या प्रकृति के संकलित ज्ञान को अपन क्या बोल देंगे? फिजिक्स बोल देंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से 2 मूलभूत रूल लगेंगे? तो एक तो ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करेगा। एक फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉ है वो सारे किसमें संकलित होंगे? फिजिक्स में संकलित होंगे। इसके बाद अगर बात करें अपन दूसरे पॉइंट के बारे में, तो अपना दूसरा पॉइंट है गॉड फादर ऑफ
फिजिक्स। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। गॉड फादर ऑफ फिजिक्स। गॉड फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 वैज्ञानिक है जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप चाहो तो ज्यादा वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारी बटोर सकते हो, लेकिन जो 2-3 वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड में उनका योगदान है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात करें तो इनका जन्म है 1643 में और इनका देह त्याग 1727 ईस्वी में हुआ है। ये वाली जानकारी आप चाहो तो याद कर भी सकते हो, और आप अगर ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइंस में आपको केवल फैक्ट और तथ्य याद करने होते हैं, उनको समझना होता है, न कि आपको ये जन्म तिथियां वगैरह रटनी होती है। ठीक है, इसमें अगर इनका योगदान देखें हमारी फिजिक्स में, तो इनका योगदान है वो फर्स्ट तो ग्रेविटी है। ग्रेविटी का अर्थ न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया, सार्वत्रिक नियतांक जो जी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, उसके बारे में बताया। यानी हमें इन्होंने ग्रेविटी के बारे में कुछ जानकारियां दी। दूसरा अगर इनका योगदान देखें तो इन्होंने लॉज ऑफ मोशन यानी गति की समीकरणों के बारे में बताया, जिनके द्वारा अपन वेग, त्वरण, विस्थापन, दूरियां वगैरह निकाल पाते हैं। यानी सर आइजैक न्यूटन की अगर बात करें तो जो हमारा अंतरिक्ष में पहुंचना संभव हुआ है वो इन्हीं भाई साहब की मदद से हुआ है, क्योंकि आपको अंतरिक्ष में जाने में मूलभूत इन्हीं 2 नियमों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपके 11th में ग्रेविटी और गति से संबंधित चैप्टर इंक्लूड है, इसीलिए मैंने सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपको जानकारी दी है। दूसरे वैज्ञानिक की बात करें तो हमारे पास दूसरे वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक। सेकंड गॉड फादर ऑफ फिजिक्स। मैक्स प्लांक की बात करें तो ये इनका जन्म 1858 में हुआ और 1947 में इनका देह त्याग हो गया। इनके योगदान के बारे में देखें तो मैक्स प्लांक ने दिया हमें प्लांक कांस्टेंट। दूसरा इनका जो लॉ देखें तो इन्होंने हमें दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। यानी कृष्णिका विकिरण के उत्सर्जन से संबंधित जो नियम है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इन्हीं ने हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से हमें रूबरू करवाया है। तो ये 3-4 इनके जो योगदान है जो आपके 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। थर्ड वैज्ञानिक की बात करें तो थर्ड वैज्ञानिक है हमारे पास जर्मनी के ही अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो 1879 में इनका जन्म और 1955 में इनका देह त्याग। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है भौतिक विज्ञान के लिए, इन्होंने किया है हमारे लिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का रिलेशन। इन्होंने मैक्स प्लांक और अपनी इक्वेशन के साथ किया है संबंध स्थापित। इन्होंने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने हमें रिलेटिविटी के बारे में हमें बताया। तो ये आपका
अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान हो गया हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ये वाली दोनों चीजें हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में आती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपके 12th में आता है। रिलेटिविटी है वो आपके 11th क्लास का चैप्टर है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि गॉड फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। फर्स्ट थे आपके सर आइजैक, दूसरे थे आपके मैक्स प्लांक और थर्ड है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारी 11th और 12th की बुकों में संकलित है, इसीलिए केवल हमने इन 3 वैज्ञानिकों को पढ़ा है। नेक्स्ट अपना पॉइंट था चतुर्थ पॉइंट, जिसमें अपन बात करते हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन की बात करें तो यूनिफिकेशन भौतिक विज्ञान का वह मेथड है जिसके अंतर्गत अपन एक ही नियम से किसी भी भौतिकीय समस्या को हल कर पाते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ एक ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी लिख देता हूं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमारे पास एक गुरुत्वाकर्षण का कोई रूल है, आप जानते भी होंगे, न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो इसके द्वारा अपन कौन कौन सी समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो हमारे पास पहली समस्या है, जैसे मान लो स्टोन फॉलिंग। हम किसी पत्थर को ऊपर उछालते हैं, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इसके कारण की व्याख्या अपन केवल भौतिक विज्ञान में एक ही नियम के द्वारा दे पाते हैं। वहीं अगर दूसरा अगर लिखें तो पेंडुलम का स्विंग होना, पेंडुलम स्विंग, यानी जो पेंडुलम होता है, घड़ी में पेंडुलम, वो इधर उधर बार बार आवर्ती गति क्यों करता है, इसकी व्याख्या भी अपन लॉ ऑफ ग्रेविटी से कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो चंद्रमा का रिवोल्व होना भी किसका परिणाम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। पूरी गैलेक्सी है या ब्रह्मांड है, उसमें जो कण है दूर दूर जा रहे हैं या पास पास आ रहे हैं पिंड, उन सभी की व्याख्या भी लॉ ऑफ ग्रेविटी से संभव है। यानी हमारे पास देखो नियम तो केवल एक ही है और उसके द्वारा अपन बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन मेथड कहलाएगा। इसी के अंतर्गत में अगर आपको कोई अन्य उदाहरण देना चाहूं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपके पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, कहां लागू नहीं होगा, लेंज के लॉ में लागू होगा। चार्ज का कोई निकाय है, उसके अंदर टोटल चार्ज संरक्षित रहता है, किसका परिणाम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बर्नौली प्रमेय है, ठीक है, बर्नौली प्रमेय में किसी फ्लूइड का बहना है, किसका परिणाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इस प्रकार हमारे पास एक ही नियम से अपन बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या अगर कर पा रहे हैं तो वो फिजिक्स का अपना मेथड है। कौन सा मेथड कहलाएगा, यूनिफिकेशन मेथड कहलाएगा। इसी के बाद आता है रिडक्शनिज्म मेथड। अब ये रिडक्शनिज्म मेथड क्या है, ये मेथड वह मेथड है जिसके अंतर्गत अपन भौतिक विज्ञान की किसी जटिल समस्या को, भौतिक विज्ञान की किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन छोटे छोटे भागों की छोटी छोटी समस्याओं को हल करके संपूर्ण समस्या को हल कर लेते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो मैंने एक पत्थर फेंका और किसी दूसरे पत्थर को जाके लगा, दोनों पत्थरों की आपस में टक्कर के कारण दोनों पत्थर अब क्या हो गए, गतिशील हो गए। पहले वाले पत्थर को आप इस तरह मान सकते हो। अब जो पहले स्थिर पत्थर था वो अब गतिशील हुआ है, उसका वेग या त्वरण के बारे में आपसे अगर जानकारी पूछ ले तो ये जो कैलकुलेशन है, भौतिकीय समस्या है, ये थोड़ी लंबी हो गई। इसमें केवल हमने पत्थर को फेंका नहीं है, हमने पत्थर को फेंका भी और फेंकने के कारण जो स्थिर पत्थर था उससे वो टकरा के जो स्थिर पत्थर भी अब क्या हो गया, गतिशील हो गया। तो इन 2-3 क्रियाओं के कारण ये हमारी जो भौतिक समस्या है वो जटिल हो गई है। तो इस समस्या को हल करने के लिए अपन
पहले जिस पत्थर को फेंक रहे हैं उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर टक्कर के दौरान क्या क्या हुआ उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर टक्कर के कारण जो पत्थर स्थिर था वो गतिशील हुआ उसकी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, फिर इन सभी जानकारियों को कंबाइन करके अपन भौतिक विज्ञान की उस समस्या का परिणाम है वो निकालेंगे। यानी रिडक्शनिज्म मेथड के अंतर्गत अपन किसी वृत्त समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस समस्या को हल कर पाते हैं। इसके बाद में अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में देखें, ये अपना आई थिंक आपको यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म क्लियर हो गया होगा, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का अर्थ है कि फिजिक्स को अपन मुख्य रूप से किन दो ब्रांचों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास इसके दो ब्रांचें मुख्य रूप से हैं, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से तात्पर्य है कि भौतिक विज्ञान की वह प्राचीनतम ब्रांच जिसके अंतर्गत वृत्त भौतिकीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वृत्त से संबंधित है बिग बड़ी, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण है, इसका हमें अध्ययन करना है तो कौन सी फिजिक्स में करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन करना है, उष्मागतिकी का, तो कौन सी फिजिक्स के अंतर्गत? इस फिजिक्स के अंतर्गत। तो दो तीन मैं ब्रांच लिख देता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांच आती है। एक तो इसके अंतर्गत लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम की जो घटनाएं हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होगी। थर्मोडायनेमिक्स, भी इसी में इंक्लूड होगा। ग्रेविटी इसी ब्रांच का पार्ट है। इसमें और भी पार्ट है वो मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि आपके सिलेबस में केवल ये तीन ही ब्रांचें इंक्लूड है। इसके बाद अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में अगर इसका सेकंड पार्ट की बात करें, मेन दूसरे पार्ट की, तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से तात्पर्य है आधुनिक काल की फिजिक्स, और हमारे इस अभी या वर्तमान या जो लेटेस्ट काल की फिजिक्स चल रही है उसको आप मॉडर्न फिजिक्स बोलोगे। इस फिजिक्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होंगे? क्वांटम फिजिक्स इंक्लूड होगी, एटम से रिलेटेड जानकारी है या एटम से रिलेटेड फिजिक्स है वो भी इसी में इंक्लूड होगी, या फिर न्यूक्लियर या न्यूक्लियस से संबंधित जानकारी वाली फिजिक्स है वो भी अपन मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड करेंगे। फोटोन के बारे में जो जानकारियां हैं वो भी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में ही हमें मॉडर्न फिजिक्स में ही मिलेगी। इसी में आपका ऑप्टिक्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मुख्य रूप से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला क्लासिकल फिजिक्स जिसमें अपन वृत्त चीजों पर ध्यान देते हैं, मॉडर्न फिजिक्स जिसमें अपन द्रव्य के स्थूल कणों का अध्ययन करते हैं, तो वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो वो हमने क्लासिफिकेशन को मुख्य रूप से दो एरा में डिवाइड किया है। एक तीसरा एरा भी होता है, अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि जितना हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है या हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बारे में अगर अपन लास्ट पॉइंट की बात करें जो है स्कूप ऑफ फिजिक्स, तो स्कूप ऑफ फिजिक्स क्या है पहले तो ये देख लो। स्कूप ऑफ फिजिक्स से तात्पर्य है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें सम्मिलित है और किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारे सिलेबस में चार्ज बिहेवियर पर आधारित कुछ चैप्टर है। कुछ क्या बहुत सारे चैप्टर है चार्ज बिहेवियर पे आधारित। कैसे? मान लीजिए ये चार्ज कोई क्यू है, उसका वो स्थिर अवस्था में यानी उसका वेग क्या है? 0 है। फर्स्ट स्थिति तो ये वाली हो जाएगी। सेकंड स्थिति है क्यू बराबर नियत वेग से, यानी उसका वेग क्या है? नियत है। थर्ड स्थिति हो जाएगी हमारा चार्ज
का कुछ न कुछ वेग तो है, लेकिन उसका वेग त्वरित वेग है। तो हमारे पास चार्ज के व्यवहार के आधार पर तीन स्थितियां प्राप्त हो रही है। एक तो Q बराबर जीरो वेलोसिटी, एक Q बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी, एक Q बराबर एक्सीलरेटेड वेलोसिटी। इन तीनों स्थितियों से हमें अलग अलग चैप्टर प्राप्त होंगे। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ऑफ योर आरबीएससी या एनसीईआरटी डिपेंड ऑन Q इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी। वहीं अगर Q बराबर नियत वेग की बात करें तो एसीडीसी वाले चैप्टर है वो आपके इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। वहीं Q बराबर त्वरित वाले चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर या कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर अन्य चैप्टर की बात करें जो इस चार्ज बिहेवियर से अलग है तो उनकी बात करें तो हमारे पास ऑप्टिक्स आती है, प्रकाशीय। ऑप्टिक्स को पुनः हमें दो भागों में डिवाइड करना होता है, एक तो रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। इन दो चैप्टरों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चैप्टर और आता है आपका इलेक्ट्रॉनिकी। इस चैप्टर का अध्ययन करें, अर्थात आपके जो 12th स्टैंडर्ड में सिलेबस है आपकी बुक का पूरा, वो केवल इन्हीं 4-5 चीजों पे डिपेंड है। पहले तो चार्ज का बिहेवियर कैसा है उसके आधार पे आपके चैप्टर डिवाइड है। फिर आपके दो चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे है, और एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है वो केवल इसमें इंक्लूड है। तो आई थिंक आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में अपन सीबीएसई या फिर आरबीएसई का सिलेबस है वो स्टार्ट करवा देंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।